नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अशोकादा एग्जाम गुरु पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद है सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी कांस्टेबल जो आने वाली भर्ती है उसको लेकर कई सारे प्रश्न बच्चों के मन में चल रहे होंगे। उन सभी प्रश्नों के मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे जो पहला प्रश्न बच्चों के मन में रहता है कि कौन सा बच्चा यानी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, कितना चेस्ट यानी कि सीना होना चाहिए, एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या क्या रहता है और कितनी रनिंग यानी कितने किलोमीटर की दौड़ करनी होती है, कितने समय में करनी होती है। अनेक प्रश्नों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके हर एक प्रश्न का आपको जवाब मिल जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशन को लेकर कि एग्जाम में क्वालिफिकेशन कितनी रहती है, कौन सा बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो बहुत आसान सी बात ध्यान रखेंगे, क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास होना जरूरी है। अगर आप यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो 12th पास होना जरूरी है। अगर हम एज की बात करें कि एज कितनी होनी चाहिए, तो एज को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल। अगर हम मेल की बात करेंगे तो एज इसमें होती है 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष, यानी 18 साल से लेकर 22 साल तक का बच्चा इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है यदि वह मेल है। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल कैंडिडेट जो है 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक का बच्चा इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। लेकिन साथ में कुछ कंडीशंस और हैं जिसमें एज रिलैक्सेशन बच्चों को मिल जाता है। अगर कोई बच्चा मेल बच्चा है, लड़का है कोई भी, तो साथ ही साथ वो ओबीसी, एससी या फिर एसटी का है, ठीक, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, अगर इन कैटेगरी से है तो उसके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए, अगर कोई लड़का ओबीसी, एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वह बच्चा 18 साल से लेकर 22 और 5 27 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यानी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 27 साल। जबकि फीमेल की अगर बात करेंगे तो इन्हीं कैटेगरी से अगर फीमेल कोई बिलोंग करती है तो उनके लिए 18 से कितना हो जाएगा, 25 और 5 30। यानी अगर कोई भी महिला, ठीक है, जो ओबीसी, एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती है तो वह मिनिमम एज उसके लिए कितनी है, 18 साल, और मैक्सिमम एज कितनी है, 30 साल। तो ये एज क्राइटेरिया आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें हाइट की, तो ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो इसको भी हम मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग अलग रहती है। किस तरह से, अगर हम हाइट की बात करें बच्चों, तो मेल की जो हाइट होती है वो आपका 168 सेंटीमीटर, यानी कोई लड़का अगर 168 सेंटीमीटर मिनिमम उसकी हाइट है तो वो फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगा। दूसरी तरफ अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होना जरूरी है। जबकि अगर हम बात करें एसटी कैंडिडेट, ध्यान रखेंगे यहां पर केवल एसटी की बात कर रहे हैं, अगर एसटी मेल कैंडिडेट है तो उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो 160 सेंटीमीटर का मिनिमम हाइट होनी जरूरी है। जबकि एसटी अगर फीमेल है तो उसके लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होनी आवश्यक है। तो हाइट को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। तो अभी हमने क्वालिफिकेशन 12th पास, एज मैंने आपको बता दिया, हाइट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो उसका मिनिमम हाइट 168 सेंटीमीटर, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उसकी मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर। लेकिन अगर एसटी मेल एसटी है तो 160 सेंटीमीटर मिनिमम, अगर आपकी फीमेल एसटी है तो 147 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए। तो ये आप बात बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अब अगर हम बात करें चेस्ट की बच्चों, तो चेस्ट के लिए क्या होता है,
तो कुछ चेस्ट जो है आपका केवल मेल का मापा जाता है, फीमेल का इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो मेल की बात करें तो मेल के लिए जो चेस्ट होना चाहिए, है ना, मेल के लिए चेस्ट होना चाहिए वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना। ये बिना फुलाए है। अगर आप फुलाकर करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आपका और एक्स्ट्रा, है ना, फुलाकर 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, यानी 79 बिना फुलाए, और 79 और 5 में हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका 84 सेंटीमीटर। तो सीना फुलाकर जो है 84 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए आपका 79 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर हम एसटी कैंडिडेट की बात करेंगे, एसटी बाकी सबके लिए सेम है, एसटी के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, ये 79 सेंटीमीटर है, वो यहाँ पर होता है 77 सेंटीमीटर और प्लस 5 सेंटीमीटर। यानी बहुत शानदार सी बात समझ पा रहे होंगे कि बिना सीना फुलाए 77 सेंटीमीटर और सीना फुलाकर आपका हो जाएगा 82 सेंटीमीटर। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि चेस्ट क्या होता है। और फीमेल का के लिए चेस्ट की कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, तो बात समझ पाए होंगे। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वेट यानी वजन, तो देखिए लड़कों के लिए कोई वेट का क्राइटेरिया नहीं है। लड़की के लिए जो वेट होना चाहिए मिनिमम वेट, है ना, यानी फीमेल के लिए जो मिनिमम वेट होना चाहिए, तो मिनिमम वेट कितना होना चाहिए, 40 किलोग्राम। मिनिमम वेट 40 किलोग्राम होना चाहिए। तो ये बात भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब अगर हम बात करें पेपर पैटर्न, इसमें बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एग्जाम का पेपर पैटर्न पता होना बहुत बहुत जरूरी है। तो पेपर पैटर्न में देखिए 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। पहला सब्जेक्ट मैं बात करूं तो जीके जीएस, दूसरा सब्जेक्ट आपका मैथ, तीसरा सब्जेक्ट आपका रीजनिंग और चौथा सब्जेक्ट आपका हिंदी। देखिए अगर जीके जीएस की बात करते हैं तो इसमें 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक प्रश्न आपका 2 अंकों का होता है। तो इस हिसाब से आपकी जो जीएस है वो आपकी कितने मार्क्स की पूछी जाती है, अगर मैं आपसे प्रश्न करूं तो 76 मार्क्स की पूछी जाती है। जबकि मैथ की बात करें तो मैथ में भी 38 प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक प्रश्न 2 अंकों का होता है, तो ये भी 76 मार्क्स की पूछी जाती है। अगर हम बात करें रीजनिंग, तो रीजनिंग पोर्शन की बात करें तो इसमें 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर के हिसाब से, तो यहाँ पर आपका हो जाता है 74 नंबर का ये पोर्शन रहता है। हिंदी में भी आपका 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर का, यानी 2 मार्क्स के हिसाब से यहाँ पर भी आपका 74 मार्क्स बन जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के आपके 150 क्वेश्चन, कुल मिला के 150 क्वेश्चन हो जाते हैं, और यहाँ पर आपके जो मार्क्स होंगे 2 गुना करने पर तो 300 मार्क्स के आपके ये पूछे जाते हैं। एक छोटी सी बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वो आपका 37 क्वेश्चन का है, साथ ही साथ आपका जो मैथ वाला पोर्शन है इसमें भी आपकी कुछ रीजनिंग का पार्ट रहता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका 38 क्वेश्चन है, तो 38 क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो 38 क्वेश्चन में लगभग 18 से आपके 22-23 क्वेश्चन आपके केवल और केवल मैथ के पूछे जाते हैं। जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप देखेंगे लगभग आपका 25 क्वेश्चन के आपके कितने बच जाएंगे, आपके यहाँ से लगभग 20-22 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के भी यहाँ से रह जाते हैं, ठीक है, 20-22 क्वेश्चन यहाँ से आपके रीजनिंग के रह जाते हैं। तो इस तरह से एक छोटी सी बात समझ के देखो कि मैथ के केवल आपके कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैथ के आपके केवल 18 से लेकर 23 तक। आप जो पिछली भर्ती हुई थी तो उसमें मैथ के जो प्रश्न पूछे गए थे, किसी सेट के अंदर 17 क्वेश्चन, किसी सेट के अंदर 18, किसी में 19, किसी में 20, तो इस तरह से मैथ के क्वेश्चन केवल इतने पूछे गए। जो बाकी जो क्वेश्चन थे वो आपके रीजनिंग के पूछे गए। तो मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। तो इस तरह से आप देखोगे तो 37 क्वेश्चन केवल रीजनिंग के, और यहाँ से आप देखोगे लगभग 18-20 क्वेश्चन इस वाले पोर्शन में रीजनिंग के, तो आप देखोगे लगभग आपके 53 से लेकर 55-56 क्वेश्चन तक आपके किसके रीजनिंग के पूछे जाते हैं। तो इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो रीजनिंग को वेटेज सबसे ज्यादा है तो उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। अब ऐसा कतई नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगली बार भी आपके मैथ के क्वेश्चन इतने ही पूछे जाएं। हो सकता है मैथ के क्वेश्चन थोड़े से बढ़ जाएं, रीजनिंग के थोड़े से फिर कम हो जाएंगे। तो ये तो डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर किस तरह से सेट तैयार करेगा, एग्जाम किस तरह से ले रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन हमें चारों के चारों सब्जेक्ट आपको बेहतर तरीके से पढ़ने होंगे, तब जाके आपका पेपर अच्छे से क्वालिफाई होगा, अच्छे से क्वालिफाई भी होगा और मार्क्स भी अच्छे से आएंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग की, ठीक है।
अच्छा, नेगेटिव मार्किंग से पहले अगर मैं बात करूं तो 150 क्वेश्चन आपको बेटा 2 घंटे में सॉल्व करने होते हैं। 2 घंटे में सॉल्व करने होते हैं। 2 घंटे का मतलब हो गया 120 मिनट। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट। अब देखिए 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और 120 मिनट में पूछे जाते हैं। इसका मतलब इसमें स्पीड भी आपकी बहुत ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग ध्यान रखेंगे 1/4। यहां पर बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है। जब भी हम लोग 1/4 की बात करते हैं, बच्चे के मन में सीधा सिंपल सा यही स्ट्राइक करता है कि 0.25। देखिए 1/4 जो होता है ना, 1/4 हमेशा मार्क्स का होता है। जितने मार्क्स का एक प्रश्न है उसका 1/4। तो यहां पर मार्क्स कितने का, ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, उसका 1/4 निकालेंगे बेटा। तो यहां पर आप देखेंगे 1/2 यानी कि आपका 0.5 यानी कि आधा नंबर। जैसे ही आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आधा नंबर आपका कटेगा। ये बात आप बेहतर तरीके से यहां पर समझ पा रहे होंगे। तो हमने पेपर पैटर्न में देखा कि 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 300 नंबर के होते हैं, 2 घंटे में सॉल्व करना होता है और नेगेटिव मार्किंग भी आपकी यहां पर रहती है 0.50। तो इतनी बात आप सभी मेरे प्यारे साथी बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। सभी मेरे प्यारे साथी बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। तो अब यहां पर हम एक छोटी सी बात और समझने की कोशिश करते हैं। जो फिजिकल, देखो बच्चों के मन में कई सारे प्रश्न रहते हैं। देखो फिजिकल में क्या रनिंग रहती है, ठीक है, क्योंकि इसमें दौड़ भी होती है। जैसे ही देखो प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। फॉर्म अप्लाई करने के बाद क्या होगा, आपका एक परीक्षा होगी, जो अभी मैंने आपको बताया कि 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और परीक्षा आपकी ऑफलाइन। ठीक है, जो पिछली भर्ती दोनों हुई है वो दोनों की दोनों ऑफलाइन हुई थी और इस बार भी ऑफलाइन होने के पूरे चांसेस हैं। हालांकि अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, चीजें और बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। देखिए अगर रनिंग की बात करें तो रनिंग के लिए मेल के लिए क्या होता है, देखिए मेल के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ होती है और ये आपकी 25 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। यानी 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, यानी लगभग कह सकते हैं 5 किलोमीटर से थोड़ा सा कम। जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो इसकी जस्ट आधी यानी 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। तो फीमेल के लिए ये दौड़ रहती है 2.4 किलोमीटर 14 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होती है। जबकि मेल की बात करें तो 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। तो मुझे लगता है आप ये बात बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अब प्यारे बच्चों, बात यह है कि बहुत दिनों से, या हम कहें कई महीने, या हम फिर कह सकते हैं लगभग 2-2.5 साल धीरे धीरे हो जाएगा और बच्चे लगातार इस भर्ती के आने का इंतजार कर रहे हैं। आपने देखा होगा लगातार हर महीने में, हर सप्ताह लगातार पेपर में खबरें आती हैं कि भर्ती बहुत जल्द आएगी, भर्ती बहुत जल्द आएगी। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से भी कई बार ट्वीट किए गए, है ना, तो उसमें भी बोला गया कि भर्ती बहुत जल्द आएगी। देखिए अब बात यह है कि बच्चा विश्वास किस तरह से करे। तो मैं आपको बहुत छोटी सी बात कहना चाहूंगा। देखिए बहुत ज्यादा समय हो चुका है, बच्चे लगातार इंतजार भी कर रहे हैं और इस बात को गवर्नमेंट भी जानती है, ठीक है, कि भर्ती ज्यादा समय तक हम लोग नहीं रोक सकते। तो एक समय सीमा है उसकी भी। देखिए वैसे तो जानकारी मिली है मुझे, उसको जानकारी के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो आपका नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ तैयार है, लेकिन कब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, इसके हिसाब से जानकारी जो थोड़ी बहुत मिली है उसके हिसाब से हमें यही सुनने में आ रहा है कि आपका जो नोटिफिकेशन है इस महीने के लास्ट तक, हो सकता है 23-24 जनवरी को जारी किया जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि 23-24 को या फिर इस महीने के लास्ट में जारी कर ही दिया जाएगा, लेकिन आने की पूरी संभावना है। हम लोग संभावना पर ही काम कर सकते हैं और आप भी संभावना पर ही काम कर सकते हैं। अपनी तैयारी को संभावना के हिसाब से ही तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी सारे निर्णय आपके, है ना, उत्तर प्रदेश जो भर्ती बोर्ड है उस पर डिपेंड करता है, सरकार पर डिपेंड करता है। ये हमारे हाथ में नहीं है कि भर्ती कब आएगी, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आपको एग्जाम निकालना है तो अपनी तैयारी को पहले से ही करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक एक दो बार अपना सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हुए हैं, है ना, एक एक दो बार अपना सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। तो आपको, जो बच्चे नए हैं, उनको आवश्यकता है कि
अपनी तैयारी को जल्द से जल्द स्टार्ट करें, क्योंकि आप उन बच्चों को अगर बीट करना चाहते हो जो पहले से तैयारी करके बैठे हुए हैं, रिवीजन कर रहे हैं, फटाफट टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो उम्मीद है इस छोटी सी वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपको हेल्प मिली है तो बिल्कुल आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपको इसी तरह की और भी जानकारी हम आपको देंगे आने वाली वीडियोज़ में, जैसे कि मैथ में क्या क्या सिलेबस रहता है, मैथ्स का सिलेबस क्या क्या रहता है, किस तरह से हम मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं। मैं हर सब्जेक्ट की तैयारी के बारे में आपको बताऊंगा। अपना खुद का लगभग 6-7 सालों का टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है, मैं वो आपके साथ साझा करूंगा। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हुए सेलेक्ट हुए हैं, है ना। हर एक विभाग में लगभग बच्चे जा रहे हैं, और ख़ास तौर से यूपी पुलिस और टीचिंग एग्जाम में तो हम लोग बहुत ज़्यादा सिलेक्शन दिए हुए हैं। तो अपना जो एक्सपीरियंस है, पढ़ाने का जो अनुभव है, जो मैंने सीखा है, वो आपके साथ ज़रूर हम साझा करेंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा तैयारी में अपनी हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ कुछ हम आपको क्लासेस भी बीच बीच में लाते रहेंगे, उनसे भी आपको हेल्प मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।